नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एन के सर्व विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के दोस्तों परिचय पढ़ लिया है, पुंकेसर की संरचना पढ़ ली है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों लघु बीजाणुधानी जो होती है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उनका कार्य क्या क्या होते हैं दोस्तों, वो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा भाग 3 है दोस्तों। भाग 1 में हमने आपको परिचय बता दिया था, भाग 2 में दोस्तों हमने आपके लिए पुंकेसर करा दिया है, और ये भाग 3 में दोस्तों हम लघु बीजाणुधानी करा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हेडिंग है हमारी कि लघु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार से होती है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि हमारी जो लघु बीजाणुधानी होती है ये कहां पर पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये पराग कोश में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि पराग कोश एक चतुष्क फलकीय या कोणीय संरचना होती है। चतुष्फलक की हो सकती है या फिर दोस्तों चतुष्क कोणीय संरचना होती है दोस्तों। ओके, किस प्रकार से, देखिए मैं आपको इसका चित्र बनाकर दिखाता हूं दोस्तों। जैसे देखिए इस प्रकार से ये संरचना होती है दोस्तों। ये क्या है, हमारा एक पराग कोश हो जाता है दोस्तों, एक पराग कोश होता है दोस्तों। ओके, तो इसके देखिए दोस्तों ये चतुष्क फलकीय हो जाती है, इन 4 दिशाएं हो रही हैं दोस्तों, और चतुष्क कोणीय हो रही है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, एक एक बीजाणुधानी पाई जाती है दोस्तों। देखिए इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, यानी कि 4 कोनों पर दोस्तों क्या है, इसमें 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं दोस्तों, जिसको हम परागधानी भी कहते हैं। ओके दोस्तों, ये क्या है, हमारी लघु बीजाणुधानी होती है दोस्तों चारों कोनों पर दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जो हमारा ये पराग कोश है, मैंने आपको पहले ही समझाया है दोस्तों कि पराग कोश में 2 पालियां पाई जाती हैं। फर्स्ट पाली तो दोस्तों ये है हमारी, सेकंड पाली ये है दोस्तों। तो एक पाली में दोस्तों देख सकते हैं हम 2 लघु बीजाणुधानी है, इधर भी देखिए दोस्तों दूसरी पाली में भी 2 बीजाणुधानी है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ हैं दोस्तों, जिसके कारण 2 क्या है, इसमें पराग पालियां उपस्थित हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, अगर हमने बताया था आपके लिए दोस्तों कि जैसे ये हमारा क्या है दोस्तों, परागकण है। ओके दोस्तों, ये परागकण है। अगर दोस्तों हम इसकी अनुप्रस्थ काट काटते हैं, अनुप्रस्थ काट काटते हैं, तो ये इस प्रकार से दिखाई देती है दोस्तों हमको, ठीक है ना। हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो लघु बीजाणुधानी होती है दोस्तों, ये अनुप्रस्थ काट में कैसी दिखाई देती है, हमको गोल दिखाई दे रही है। देखिए ये गोल ही तो है बच्चों, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। कैसी संरचना है दोस्तों इसकी, गोल संरचना है, यानी कि हम कह सकते हैं ये है हमारी वृत्ताकार होती है दोस्तों। किस प्रकार की होती है दोस्तों, ये वृत्ताकार होती है। इधर देखिए, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। अब बात आती है दोस्तों, जो ये हमारी लघु बीजाणुधानी होती है, इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं दोस्तों। कौन से 2 प्रमुख भाग होते हैं दोस्तों, इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं। नंबर 1 होता है दोस्तों परागधानी भित्ति दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों परागधानी भित्ति, यानी कि दोस्तों इधर आपको दिखाई दे दो तो ये दोस्तों 3 लेयर की संरचना हमको दिखाई देती है। इस प्रकार से आपने देखा होगा दोस्तों, ये इस प्रकार से हमको दिखाई देती है। ओके दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, इसकी परागधानी भित्तियां हैं दोस्तों, ये 1 2 3 इस प्रकार की दोस्तों। ओके, और देखिए दोस्तों नंबर 2 होती है इसका प्रमुख भाग बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन दोस्तों, लघु बीजाणु जनन दोस्तों, जो कि ये होता है इसके अंदर।
किसके, लघु बीजाणुधानी के सबसे अंदर होता है दोस्तों। इधर आपको पता ही है कि यहाँ संयोजी ऊतक पाया जाता है दोस्तों। ओके, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों इस चित्र की सहायता से। एक और चित्र बनाते हैं दोस्तों, उसको हम अब पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है दोस्तों हमारा कि परागकोश, तो इस प्रकार से हमने बता दिया था आपके लिए, प्रमुख भाग इसके परागधानी भित्ति हो जाती है और लघु बीजाणु जनक होते हैं दोस्तों ये। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी इसकी क्या जो परागधानी भित्ति होती है, ये दोस्तों 4 परतों से बनी होती है। कितने परतों से बनी होती है दोस्तों? जो परागधानी भित्ति है हमारी, ये वाली जो इसकी बाहरी आवरण को, क्या ये बाहरी आवरण जो दिखाई दे रहा है, ये 4 परतों से मिलकर बनी होती है दोस्तों। कौन कौन सी परतें होती हैं दोस्तों वे हमारी? तो देखिए दोस्तों, सबसे भारी परत होती है हमारी एपिडर्मिस, जिसको हम बाह्य त्वचा बोलते हैं। इसकी संरचना बनाते हैं दोस्तों हम, देखिए जैसे इस प्रकार से दोस्तों हमने इसकी संरचना बनाती है दोस्तों। ओके, तो ये दोस्तों हम कह सकते हैं बाह्य त्वचा। ओके दोस्तों, ये क्या हो गई हमारी बाह्य त्वचा हो जाती है दोस्तों कंप्लीट दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, देखिए ये सबसे भारी परत होती है दोस्तों, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रही है, ये वाली क्या है दोस्तों, हमारी बाह्य त्वचा है। ओके, तो ये इस प्रकार से तो हमको अनुप्रस्थ काष्ठ में दिखाई दे रही है। अगर हम इसका एक और सेकंड चित्र बनाते हैं दोस्तों, तो वो अलग चीज में, तो ये तो हमारा ऊपर वाला यानी कि जो हम कह सकते हैं दोस्तों साफ साफ दिखाई देगा चित्र में, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों ये हो गया हमारा अलग प्रकार से। अब इसको हम अलग प्रकार से बनाते हैं। जो ये त्वचा है हमारी त्वचा दोस्तों, बाह्य त्वचा, ये इस प्रकार से दिखाई देती है दोस्तों, किसमें, अनुप्रस्थ काट में दोस्तों। चलो अब देखिए दोस्तों, इसके बाद यानी इसके नीचे दोस्तों एक और परत पाई जाती है। इसका कार्य कहे तो दोस्तों ये हमारी बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है दोस्तों। इससे आघातों से, बाह्य आघातों से, यानी कि भारी जो घात होते हैं, इससे ये क्या करती है दोस्तों, इसकी सुरक्षा करती है। किसकी, पराग कणों की या लघु बीजाणुधानी की दोस्तों। ओके ना, किससे सुरक्षा करती है, बाह्य कारकों से। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे एक और परत पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम दोस्तों एंडो, देखो इसको तो बाह्य त्वचा बोल देते हैं दोस्तों। इधर मैं लिख देता हूं आपके लिए। फर्स्ट तो हो जाती है दोस्तों हमारी बाह्य त्वचा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं दोस्तों। ओके, जो सेकंड होती है, जो इसके नीचे पाई जाती है, उसे बोलते हैं बच्चों हम एंडोडर्मिस। देखो बच्चों, ये एपी है और ये एंडोडर्मिस है, जिसको हम बोलते हैं अंतस्थीसियम दोस्तों। ओके, क्या बोलते हैं, अंतस्थीसियम या अंतत। ओके, अंतर, अंतस, अंत या अंतस्थीसियम दोस्तों। ओके, इसको हम एंडोडर्मिस भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसके नीचे की हम बनाते हैं इस लेयर को। ये लीजिए दोस्तों, ये हमने इसकी लेयर बना दी दोस्तों, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है चित्र में। तो देखिए दोस्तों, जो ये लेयर बन रही है हमारी, इसको ही बोलते हैं दोस्तों हम क्या, एंडोथीसियम दोस्तों। क्या हो जाती है, ये हमारी एंडोथीसियम हो जाती है दोस्तों। ओके, अब देखिए इसकी जो ये परत है दोस्तों हमारी आंतरिक भित्ति वाली नीचे की दोस्तों, ये ओके दोस्तों, ये वाली पहली बात तो दोस्तों कि जो ये एंडोथीसियम होती है, ये हमारी बाह्य त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है दोस्तों। ओके, और जो इसकी दोस्तों ये नीचे की त्वचा है हमारी इसकी, ठीक है दोस्तों, जो इसकी ये नीचे की जो त्वचा होती है, जो भीतरी त्वचा होती है दोस्तों, ये दोस्तों हमारी अल्फा सेल्यूलोज। ओके दोस्तों, अल्फा सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियों से बनी होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों, जो ये हमारी लेयर है आंतरिक भित्ति की, ये हमारी दोस्तों अल्फा सेल्यूलोज की जो रेशेदार पट्टियां होती हैं, उनसे ये बनी रहती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों,
एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं ये आर्द्रता ग्राही होती हैं दोस्तों, यानी कि जो इसकी एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं दोस्तों ये आर्द्रता ग्राही होती हैं दोस्तों। ओके, अब बात आती है आर्द्रता ग्राही होती है तो क्या होगा दोस्तों, तो ये दोस्तों जो ये हमारे पराग कण बनते हैं इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर क्या बनते हैं दोस्तों, हमारे पराग कण बनते हैं, उनको क्या करेंगे, इसके जो पराग कोश है जो हमारा ये पराग कोश है इसकी स्फुटन में दोस्तों, यानी कि फूटने में, ठीक है ना दोस्तों, ये पराग कोश है हमारा, ये पराग कोश है पूरा की पूरा दोस्तों, इसके अंदर क्या भरे हुए हैं दोस्तों, हमारे पराग कण हैं, तो पराग कोश को स्फुटन में मदद करती है तथा इसके अंदर उपस्थित दोस्तों क्या है हमारे इसके अंदर उपस्थित, इसके अंदर उपस्थित है दोस्तों हमारे परागकण, तो उनको मुक्त करने में सहायता करती है। आ गया ना दोस्तों समझ में कि ये वायु त्वचा तो दोस्तों बाहरी आगतों से हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है, और जो ये लेयर होती है हमारी एंडोथीसियम दोस्तों, इसकी जो आंतरिक परत होती है ये कैसी कोशिकाओं से बनी होती है, अल्फा सेल्यूलोज कोशिकाओं की जो रेशेदार पट्टियां होती हैं उनसे बनी रहती है, तथा ये है दोस्तों आर्द्रता ग्राही होती है, जिसके कारण दोस्तों ये पराग कोश के स्फुटन में मदद करती है और पराग कणों को बाहर निकालती है। चलो अब देखते हैं दोस्तों नंबर 3, नंबर 3 होती है दोस्तों मध्य स्तर दोस्तों। ओके, मध्य स्तर में देखिए दोस्तों ये 3 परतों की बनी होती है, कितनी परतों की दोस्तों, 3 परतों की बनी होती है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इसको बनाया है 3 लेयरों में, ये लीजिए दोस्तों 3 लेयर बना देते हैं इसकी। अब देखिए 1 2 3, तो यह दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो मध्य परत होती है हमारी ये वाली दोस्तों मध्य परत है हमारी, तो मध्य परत दोस्तों हमारी 1 से 3 दोस्तों 1 2 3, तो 1 से 3 पतली वित्ती वाली दोस्तों, कैसी है दोस्तों, ये पतली वित्ती वाली कोशिकाओं की बनी रहती है दोस्तों। कंप्लीट आज नो आपको समझ में आया कि नहीं आया, जो ये मध्य परत है दोस्तों हमारी ये है 1 से दोस्तों 1 से 3 पतली सेल कोशिकाओं की या पतली सेल वित्ती कोशिकाओं की बनी रहती है दोस्तों। ओके, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, जब हमारा ये पराग कोश है दोस्तों ये हमारा जब पूरी तरह से पक जाता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, पक जाता है तो दोस्तों ये क्या होता है, ये जो लेयर है 1 2 3 ये नष्ट हो जाती हैं। 1 मिनट दोस्तों पानी पी लेते। तो देखिए जैसे ही दोस्तों हमारा पराग कोश परिपक्व हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, परिपक्व यानी कि दोस्तों पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो दोस्तों जो ये हमारी मध्य लेयर है, ठीक है ना, मध्य परत है ये नष्ट हो जाती है, क्या होती है दोस्तों, नष्ट हो जाएगी। ओके, और क्या करेगी दोस्तों, जो इसके अंदर हमारा क्या उपस्थित है दोस्तों, लघु बीजाणुधानी का जो लघु बीजाणु जनक जनन दोस्तों इसके अंदर उपस्थित है, उसको दोस्तों यह पोषण प्रदान करती है, यानी कि भोजन इसके लिए क्या करेगी दोस्तों, प्रदान करेगी, ये नष्ट होगी और इसके अंदर उपस्थित लघु बीजाणु जनक को क्या करेगी दोस्तों, लघु बीजाणु जनक को क्या करेगी दोस्तों, एक तरह से भोजन प्राप्त कराती है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों सबसे अंदर की परत, जैसे दोस्तों हम टेपिटम बोलते हैं, नंबर 4 है दोस्तों टेपिटम परत दोस्तों। ओके, टेपिटम परत, अब इसको बनाते हैं दोस्तों, देखिए इस प्रकार से दोस्तों इसको बनाते हैं हम।
ओके दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको बना देते हैं दोस्तों। ओके, ये लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होते हैं दोस्तों, हमारे लघु बीजाणु जनक होते हैं ये वाले। कंप्लीट बच्चों। चलो अब देखिए हम देखते हैं कि जो ये टेपिटम स्तर होता है दोस्तों, सबसे आंतरिक भित्ति में उपस्थित होता है। देखिए ये बाह्य हो जाती है, ये एंडोथीसियम हो जाती है, ये मध्य परत हो जाती है। तो सबसे जो लास्ट में आएगा दोस्तों ये वाला, इसको ही बोलते हैं दोस्तों हम टेपिटम स्तर दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये बहुकेंद्रित होती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे केंद्रक हैं दोस्तों। बहुकेंद्रक सबसे मजबूत, सबसे बड़ी है दोस्तों। देखिए सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, सबसे मजबूत दिखाई दे रही है दोस्तों, ठीक है ना। सघन है दोस्तों, घनी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना। और इसमें क्या भरा रहता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म दोस्तों, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं इसके अंदर दोस्तों क्या भरा रहता है, हमारा जीव द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है दोस्तों, जीव द्रव्य भरा रहता है। और देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, अंत्य गुणन दोस्तों, अंतःसूत्री, यानी कि इसी के अंदर दोस्तों अंतःसूत्री विभाजन एवं अंत्य बहुगुणन द्वारा ये गुणित हो जाते हैं दोस्तों। ओके, कंप्लीट क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये गुणित हो जाएंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, आगे यह विकासशील पराग कणों को क्या करेगा दोस्तों, पोषण प्राप्त कराएगा। पोषण प्राप्त कराएगा दोस्तों किसको, अंतरिक्ष, यानी कि जो विकसित हो रहे हैं, यानी विकासशील, जो कम विकसित हैं और अपने विकास को ऊपर ले जा रहे हैं, उनको ये पोषण प्रदान कराता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों जो ये टेपिटम स्तर होता है, इससे दोस्तों एक स्राव निकलता है, इसको बोलते हैं स्पोरोलिन। ओके दोस्तों, स्राव निकलता है, क्या करता है दोस्तों, इससे एक स्राव निकलता है जिसको बोलते हैं दोस्तों स्पोरोपोलोलिन दोस्तों। ओके, तथा दोस्तों साथ में ही दोस्तों यह एक पोलेंटिक दोस्तों, पोलेंटिक बा कैलोज एंजाइम दोस्तों। ओके दोस्तों, यानी कि जो 4 नंबर की जो हमारी लेयर है दोस्तों, ये स्पोरोपोलोलिन और पोलेंटिक व कैलोज एंजाइम बाहर निकालती है दोस्तों। ये क्या करता है दोस्तों, जो हमारा पराग कण है उसके बाह्य आवरण को दोस्तों मजबूती प्रदान करता है। ओके, तो ये पोलेंटिक व कैलोज एंजाइम होते हैं जो हमारी टेपिटम स्तर के द्वारा बाहर निकलती है दोस्तों। ओके, तो ये तो हो जाती है दोस्तों हमारी लघु बीजाणु धानी की संरचना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा टॉपिक आता है कि लघु बीजाणु जनन या जनक दोस्तों, सॉरी लघु बीजाणु जनक दोस्तों, जो इसके अंदर उपस्थित होता है। ओके, उसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। ये रहा, ठीक है ना। ये कहां पाया जाता है दोस्तों, ये मैंने आपको पता ही बता दिया दोस्तों कि अपरिपक्व दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है आपको कि अपरिपक्व यानी कि जो ये हमारा पराग कोश है परिपक्व नहीं हुआ है, अपरिपक्व कोश के लघु बीजाणु धानी जो है उसके केंद्रक में स्थित होता है दोस्तों। और परागधानी भित्ति की कोशिकाओं के समूह दोस्तों, ये परागधानी भित्ति है, इसकी जो कोशिकाओं के समूह है उनसे घिरा रहता है दोस्तों। ओके, अंदर है कि नहीं है दोस्तों ये। और दोस्तों यही दोस्तों लघु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलकर किसमें परिवर्तित होगा दोस्तों, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाता है, जिससे अंतःसूत्री विभाजन करके दोस्तों यह 4 लघु बीजाणु धानी का निर्माण कर देता है। ओके दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों कि इसके नोट्स हमको कहां से मिलेंगे। तो दोस्तों आपको इसके नोट्स दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिस पर मैंने आपको ये उपलब्ध करा रखे हैं दोस्तों। और जैसे ही टॉपिक हमारा कंप्लीट होता जाएगा, वैसे ही आपके सारे नोट्स उपलब्ध होते
चले जाएंगे दोस्तों आपके उस पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं दोस्तों कि आपकी समस्या ये है दोस्तों, आपको कौन से नोट्स चाहिए उसकी समस्या भी आप हमको शेयर कर सकते हैं दोस्तों, जिससे हम आपकी समस्या पर काम करेंगे, आपकी तैयारी अच्छी करवाएंगे दोस्तों, आपका भविष्य अच्छा होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वह तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी दोस्तों। और दोस्तों देखिए, जैसे जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट रहता जाएगा, हम आपके लिए इसके नोट्स और दोस्तों इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराते जाएंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।